Hello everyone, welcome to the Chat for Civil Services Prelims Bite मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम प्रीलिम्स सेंट्रिक डिस्कशंस करेंगे और आज हम प्रीलिम्स बाइट में फर्स्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द इकोनॉमी। और इकोनॉमी में भी ये होगी हमारी कॉन्सेप्ट की सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बेसिकली रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक पुराना टॉपिक है, पर एक करंट अफेयर में एक न्यूज आई जो एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया। और यदि हमें इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द न्यूज इन टोटलिटी, अगर हमें न्यूज को पूरे अच्छा समझना है तो हमें उसका फाउंडेशन भी समझना होगा और फिर हमें करंट अफेयर्स भी अंडरस्टैंड करने होंगे, राइट। तो पहले हम आज के सेशन में हम फाउंडेशन की बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे कि वो न्यूज में है। चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट क्या है? 29 दिसंबर को गवर्नमेंट न्यूज आई कि गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड इशू करेगी। गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड इशू करेगी किस चीज के लिए? आपके पंजाब एंड सिंध बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए। सो आपका जीरो कूपन बॉन्ड क्या हुआ? स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड ये हुआ आपका करंट अफेयर्स, और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो आज के सेशन में हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। सो भाई मोदी जी को करना है, गवर्नमेंट को करना है रिकैपिटलाइज। क्यों करेंगे? बैंक कह रही है भाई हमें रिकैपिटलाइज करो। हम ये समझेंगे कि रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, बट इधर से निर्मला सीतारमन कह रही है कि भाई हमारे पास पैसा है नहीं, वी डोंट हैव इनफ मनी बिकॉज हमारा सारा पैसा कोविड में चला गया। कोविड में चला गया, इतना रिलीफ दिया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज निकाला, तो रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा कहां से आएगा? सो दैट्स द प्रॉब्लम, और इसको एड्रेस किया गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव टूल से, जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को क्यों रिकैपिटलाइज करना है? रिकैपिटलाइजेशन समझेंगे, बट गवर्नमेंट को क्यों करना है कि गवर्नमेंट पंजाब एंड सिंध बैंक में 83% शेयर होल्ड करती है। तो मोदी जी ही जब 83% किसी कंपनी में ओन करते हैं, तो उस कंपनी को अगर दिक्कत होगी, उस बैंक को दिक्कत होगी, तो कौन इंटरवीन करेगा? गवर्नमेंट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक बैंक की बैलेंस शीट से। एक बैंक शुरुआत हुआ, तो एक बैंक शुरुआत होने के पास तुरंत तो डिपॉजिट आ नहीं जाएंगे। सो पहले बैंक को क्या चाहिए होगा? कुछ कैपिटल चाहिए होगा। तो बैंक की शुरुआत हुई तो बैंक को चाहिए कुछ कैपिटल, कुछ पैसा। जब बैंक शुरुआत हुई तो कुछ कैपिटल चाहिए। फिर उस कैपिटल के बाद बैंक कुछ लेगा, डिपॉजिट्स लेगा। तो कैपिटल किस कहां से लेगा बैंक? या वो उधार में उठाएगा, डेट लेगा, या वो इक्विटी डाइल्यूट करेगा, या कह देगा जैसे फॉर एग्जांपल बैंक शुरू किया, जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी शुरू की, तो मैंने बोला या तो मुझे उधार में पैसा दे दो, मेरे अपने फादर से बोला या तो मुझे उधार में पैसा दे दो, या मेरी कंपनी में आप 20% शेयर ले लो, बाद में मुझे जो प्रॉफिट्स होंगे मैं आपको 20% प्रॉफिट्स दूंगा। तो या तो मैं उधार में पैसा लूंगा, डेट में पैसा लूंगा, डेट में पैसा लूंगा तो मुझे अपने फादर को या किसी जिससे मैंने डेट में लिया है उसको टाइम टू टाइम ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंड में उसको प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा। और अगर इक्विटी डाइल्यूट कर दी तो वो भी ओनर हो गया, तो मुझे कुछ पैसे वापस नहीं देने, पर हाँ मुझे फिर क्या देना होगा? डिविडेंड देने होंगे अपने प्रॉफिट से। जब एक कंपनी के पास कैपिटल हो गया, तब उसने, जब बैंक की हम बात कर रहे हैं, बैंक के पास कैपिटल हो गया, तब वो डिपॉजिट्स लेना शुरू करेगी। तो यहाँ पे लोग आएंगे, वो अपने अपने डिपॉजिट्स रखेंगे। आपने सेविंग बैंक्स के रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये डिपॉजिट्स आने शुरू हो गए। तो वो हो गई बैंक की लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब बैंक को वो डिपॉजिट्स लोगों को वापस करने हैं। अब बैंक का ऑपरेशन शुरू हुआ, बैंक ने लोन देना चालू किया। बट लोन से पहले बैंक को, आपने थोड़ा पढ़ेंगे धीरे धीरे एज वी गो फॉरवर्ड, बैंक को कुछ पैसा कहाँ रखना होता है? सारे जितना पैसा आया, सारा पैसे में कुछ पैसा रखना होता है उनको कैश रिजर्व रेशियो में, कुछ पैसा रखना होता है उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। ये कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे जैसे शुरू करेंगे पर देखते जाएंगे। कुछ उनके अच्छे लोन्स होंगे, मान लीजिए कुछ लोन उन्होंने अच्छे लोन दिए जो उनको वापस आएंगे। कुछ लोन उनके बुरे लोन होंगे जो उनके वापस नहीं आएंगे। कई लोग होंगे जो लोन वापस नहीं करेंगे। तो हर तरीके के लोन देंगे, हर तरीके के, तो उनके एसेट इस तरीके से डिवाइड हो गए। बीच में एक और चीज है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ये हम देखेंगे क्या चीज होती है। तो हर रिस्क, हर तरीके के लोन की क्या है? अलग अलग रिस्क है। गुड लोन का रिस्क कम है, बैड लोन होने का रिस्क ज्यादा है क्योंकि पैसा वापस नहीं आएगा। तो बैंक उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं रिस्क वेटेड एसेट। वो अपने एसेट्स को रिस्क के हिसाब से कैलकुलेट करके एक एक संख्या बनाते हैं कि भाई हमारे एसेट में रिस्क इतना है, तो एक नंबर निकल के आता है। ठीक। तो इसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक। डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का रिस्क है, किस बैंक का कितना रिस्क है। ठीक है, ये हो गई बात।
एक हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट भी देख लेते हैं। तो भाई बैंक के एसेट्स ये हैं, दीज आर दी बैंक एसेट्स। आउट ऑफ द बैंक एसेट इतना लोन कर सकते हैं, इतना एसएलआर में दिया और इतना सीआरआर में दिया। बट ये हो सकता है बैंक को जल्दी से आ जाए कोई कि भाई नहीं नहीं हमें पैसा चाहिए, हमें लिक्विड, जैसे बैंक रन की सिचुएशन हो जाए, सब लोग कि मान लीजिए पीएनबी बैंक डूब रहा है, हमें पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। तो आरबीआई ने बोला कि यार हर बैंक को कम से कम इतना अपने पास लिक्विड में पैसा और रखना चाहिए जो वो 30 डेज के लिए सर्वाइव कर सके, 30 डेज के लिए सर्वाइवल कर सके। तो उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। अब इस पैसे को वो लिक्विड में भी रख सकता है, कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, इस लिक्विड को वो गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, इसको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकता है। ये कौन डिफाइन करता है? आरबीआई डिफाइन करता है समय पे, समय समय पे। उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। ठीक, ये हो गई कहानी खत्म। अब देखिए, मान लीजिए आपके एसेट्स बहुत पुअर होते चले गए, आपके बैड लोन्स बढ़ गए, जो भारत की समस्या आई थी, एनपीए की समस्या बोलते हैं भारत में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या। तो आपके लोन्स बढ़ते चले गए, तो रिस्क बढ़ता चला गया। पर आपके डिपॉजिटर्स तो आपकी लायबिलिटी है, आपको वो पैसा तो उनको वापस करना है। तो बैंक्स को बोला गया कि आपको मिनिमम कुछ पैसा अपने कैपिटल में रखना है, आपको कुछ पैसा मिनिमम आपको कैपिटल में रखना जरूरी है। तो आपको यहां पैसे डालने पड़ेंगे। तो बैंक्स को कुछ पैसे यहां डालने पड़ेंगे, और जितना पैसा डालना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, वो किस रेशियो के हिसाब से निकलता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। 12% है अभी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है? बहुत आसान है, कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट। हमने पढ़े थे रिस्क वेटेड एसेट्स। अपने अपने रिस्क के हिसाब से आपने रिस्क अलॉट कर दिया, अपने एसेट्स का रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल लिए, और आपका कैपिटल कितना है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हुआ, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कि आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि मान लीजिए डिपॉजिटर्स कल आ गए पैसा लेने, तो आपके पास, आपको हैंडल करने के लिए, बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, बैंक को रेजिलिएंट रहने के लिए उसके पास कैपिटल में भी मजबूती होनी चाहिए। बैंक केवल इस चीज पे ना डिपेंडेंट हो कि हमारे डिपॉजिट्स कितने आ रहे हैं, हमारे पास कस्टमर कितने हैं, नहीं, बैंक की खुद की मजबूती ज्यादा होनी चाहिए। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, बैंक्स ओन रेजिलियंस। क्योंकि अगर बैंक किस पे डिपेंडेंट है, केवल कस्टमर्स पे डिपेंडेंट है, तो बैंक की अपनी रेजिलियंस कम हो गई। तो बैंक अपनी रेजिलियंस मेंटेन करने के लिए उसको कैपिटल अच्छा होना चाहिए, उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब बात आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड किया आपके बैसल कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन। एक ही कमिटी बनी दुनिया में, बेसल में, स्विट्जरलैंड में, कि भाई हमको इतना इतना पैसा रखना है। तो इनकी 3 बार कमेटी बनी, आखिरी कमेटी ने ये 12% का फिगर दिया। अब आप देखेंगे कि आखिरी कमेटी के बनने के पहले एक इवेंट हुआ 2008 में। क्या हुआ? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मंदी आ गई 2008 में। और आर्थिक मंदी शुरुआत कहां से हुई थी? एक बैंक के फेल करने से शुरू हुई थी। एक कंपनी फेल हुई, बैंक्स फेल हुए, और अमेरिका में कई सारे बैंक फेल कर गए, क्योंकि उन बैंक्स की रेजिलियंस कम थी, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी कम थी, तो वो फेल कर गए, बैंकरप्ट हो गए। तो 2011 में और स्ट्रिंजेंट नॉर्म बनाए गए और टफ नॉर्म बनाए गए कि हर बैंक को इतना इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। दे हैव टू मेंटेन दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, सो टू रिमेन बैंक सॉल्वेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम बैंक क्या रहे? सॉल्वेंट रहे, फाइनेंशियल स्ट्रेस उन पे कम रहे। ठीक है जी। अब ये बैंकिंग, ये सुपर कमेटी जो है, ये कमेटी बैठती किसका? सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसल। ये देखिए स्विट्जरलैंड में, ये कोनू में पड़ा है, बेसल। स्विट्जरलैंड में और फेमस जगह, एक बर्न स्विट्जरलैंड में फेमस जगह है, एक जेनेवा बहुत फेमस जगह है, ये देखिए जेनेवा लेक है, ये बहुत फेमस लेक है जेनेवा, जहाँ डब्ल्यूटीओ का आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बेसल कन्वेंशन भी है। तो स्विट्जरलैंड तो आपको पता ही है, स्विट्जरलैंड इज सच अ नाइस प्लेस, राइट। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट, स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा क्या आता है भारत में? एक तो आती है वॉचेस, और एक आता है गोल्ड। और भी स्विट्जरलैंड की हाई लग्जरी आइटम स्विट्जरलैंड काफी भेजता है, और इसीलिए स्विट्जरलैंड क्या है, बहुत रिच कंट्री भी है, वेरी रिच कंट्री। चलिए, तो भाई ये स्टैब्लिश हो गया कि बैंक्स को चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल मेंटेन करना है टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल रेजिलियंस।
ताकि वो बैंकरप्ट ना हो। अब बात आती है, अगर कैपिटल में पैसा डालना है, इफ दे पुट वांट टू पुट मनी टू द कैपिटल, तो या फिर वो उधार ले सकते हैं, या डेट ले सकते हैं, या इक्विटी ले सकते हैं, बैंकों की अगर बात की जाए। और हम भारतीय बैंकों की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंडियन बैंक्स। तो डेट तो भैया नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इन बैंकों की क्रेडिबिलिटी काफी लो हो गई। क्रेडिबिलिटी क्यों लो हो गई? क्योंकि एनपीए खूब कर दिया, एनपीए बहुत कर दिया, प्रोफेशनलिज्म बहुत लो है। तो डेट इनको अच्छा नहीं मिलेगा, लोन नहीं अच्छा मिलेगा। लोन मिलेगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। आप खुद समझिए, जब सरकारें लोन मांगती हैं तो उनको लोन सस्ते में मिलता है। लेकिन आप लोन लेने जाएं, मान लीजिए आपकी क्रेडिबिलिटी कम है, तो आपका लोन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि आपके ऊपर रिस्क ज्यादा है। तो बैंकों की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए बैंकों को डेट नहीं मिलेगा। फिर बैंकों ने सोचा हम अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर दें, बट उनकी इक्विटी में भी कोई पैसा लगाने वाला नहीं है, इन्वेस्टर है नहीं। पीएनबी का पिछले 2017-18 में इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में। तो इन्वेस्टर भी क्यों कहेगा मैं जाके पीएनबी का शेयर या मैं जाके किसी बैंक का शेयर क्यों खरीदूंगा, जब मुझे पता है कि मुझे 1-2 साल के अंदर कोई रिटर्न ही नहीं मिलना है, मैं क्यों अपने पैसे उसमें वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं लेंगे। हाँ, इन्वेस्टर ये जरूर कहेंगे कि मान लो आपने मर्ज कर दिया, मान लो आपने एक बैंक को उठा के एसबीआई में मर्ज कर दिया, फॉर एग्जांपल एक बैंक और बैंक 2 को मर्ज कर दिया, तो हम सोच सकते हैं इक्विटी लेने की, क्योंकि आपने एक बुरे बैंक को एक अच्छे बैंक से मर्ज कर दिया। तो हम इक्विटी ले रहे हैं अच्छे बैंक की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से कि हाँ हमें रिटर्न्स कुछ कुछ मिल जाएंगे, या लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा। तो बैंकों को ना डेट मिला ना इक्विटी मिला। तो बैंक जैसे पंजाब सिंध बैंक दुखी हो गए कि भाई अब हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो व्हाट वी शुड डू। तो कौन हेल्प करेगा? हमारे पापा जी, दैट इज मोदी जी, क्योंकि वो 83% ओन कर रहे हैं हमारे बैंक में। तो मोदी जी कहते हैं कि भाई हम आपको पैसे देंगे और हम यहाँ पैसे इन्फ्यूज करेंगे इक्विटी में, हम आपको यहाँ पैसे इन्फ्यूज करके देंगे, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। अब हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी जेब भी खाली है। मोदी जी कह रहे हैं हमारी जेब भी खाली है, इतने लोगों को सैलरी देनी है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाना है, किसानों को सब्सिडी देनी है, पीएम किसान योजना लगानी है, हम कहाँ से पैसे लेकर आए? तो मोदी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम पैसा अपने बजट से दे देंगे, थोड़ा पैसा हम बजट से देंगे और थोड़ा पैसा हम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करेंगे। मोदी जी ने कहा हम कुछ बॉन्ड खुद इशू करेंगे। ये बॉन्ड क्या चीज होती है? बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? बॉन्ड के फॉर्म में बहुत आसान चीज समझना, कि एक पत्र होता है, एक पेपर होता है बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड पे लिखा है कि 7 साल के बाद आप अगर मुझे अभी लेट से 2 लाख रुपए दें, 2 लाख रुपीज, तो 7 साल के बाद मैं आपको हर साल मैं आपको 7% इंटरेस्ट रेट दूंगा, और प्लस मैं आपको 7 साल के बाद आपके 2 लाख रुपए वापस कर दूंगा। तो ये बॉन्ड एक कमिटमेंट टाइप की चीज है। तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड एक कमिटमेंट है कि मैं आपको इतने साल में आपके पैसे भी दूंगा, आप मुझे अभी बस पैसा दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करेंगे और उसके थ्रू जो पैसा आएगा वो आपकी इक्विटी में इन्फ्यूज करेंगे। अब बात आती है वो पैसा आएगा कहां से? ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, वो पैसा निकल के आएगा जो डिपॉजिट्स लोगों ने रख रखे हैं यहाँ पे लाइबिलिटी में। समझिएगा, आपका जो सेविंग बैंक्स में डिपॉजिट पड़ा है बैंकों के अंदर, वो डिपॉजिट्स ही मोदी जी कहां ले लेंगे? बॉन्ड के अंदर। तो वो बैंक अपने ही बॉन्ड्स में इशू कर दें, अपने ही पैसे को इन बॉन्ड्स में लगाएंगे। ठीक, बदले में मोदी सरकार क्या देगी? बदले में मोदी सरकार इन बैंक्स को इंटरेस्ट रेट पे करेगी। ठीक, और मोदी सरकार बदले में क्या चाहेगी कि फ्यूचर में ये बैंक्स क्या होंगे? प्रॉफिट में आएंगे। कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आओगे बेटा। जब प्रॉफिट में आओगे और मैं ही तुम्हारा 83% होल्ड कर रहा हूं, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक का स्पेसिफिकली, तो मुझे तुम क्या दोगे? डिविडेंड दोगे बाद में। तो अभी मैं आपको हेल्प किए दे रहा हूं, मैं आपके पैसे ये बॉन्ड के थ्रू इन्फ्यूज कर रहा हूं, और सेकेंडली मैं आपको आपको इंटरेस्ट रेट भी मैं पे करूंगा, मोदी जी कह रहे हैं, बट आपको डिविडेंड बाद में मुझे देने पड़ेंगे। तो ये पूरी जो साइकिल है, ये है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक की। ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करके मोदी सरकार ने पैसे डाले। अच्छा, पहले कैसे पैसे डालते थे? पैसे सीधे बजट से डाल देते थे। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड नाम की चीज ज्यादा नहीं यूज होती थी पहले, बजट से ही थोड़े बहुत, ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, थोड़े बजट से डाल दिए, बजट से डाल दिए। ठीक, सो ये चीज हुई रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। सो उनकी कैपिटल में दोबारा पैसा डालने को ही क्या बोलते हैं? रिकैपिटलाइजेशन। इट इज कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन, उनके कैपिटल में ही दोबारा पैसा डालने की चीज को। इससे फायदे क्या है? पहला फायदा, गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट में कोई घाटा नहीं हुआ। हाँ, बजट से जो पैसा देना पड़ा वो देना पड़ा,
whatever amount they have to pay from the budget, that's fine. But overall बजट में घाटा नहीं हुआ. और सेकेंडली बेसल नॉर्म्स पे भी उन्होंने कंप्लाई कर लिया, तो क्या हुई, बैंक की रेजिलियंस बढ़ जाएगी. जो हम समझा रहे थे कि भाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को प्राप्त कर सकते हो, यू विल अचीव योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. बट पूरी प्रोसेस में घाटा किसका है, ये सोचिए. पूरी प्रोसेस में घाटा इनका है जिन्होंने डिपॉजिट्स किया. अब मान लीजिए बैंकों ने अगर लाइबिलिटीज को, तो ये पैसा था, इसको अगर बैंकों ने इन्वेस्ट किया होता, लेट्स से अच्छी जगह पे कहीं और इन्वेस्ट किया होता, उनको मिलते 8% से 15, 10%, 12%, 15% रिटर्न्स मिलते हैं. बट भारत सरकार कितने रिटर्न्स देगी, केवल 7%. किसका फाइनेंशियल रिप्रेशन हुआ, कॉमन लोगों का, जिन्होंने इस बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं. क्योंकि अब बैंक सेविंग बैंक्स में उनको कम रिटर्न्स ऑफर करेगी, वो कहेगी नहीं भैया हम 3%, 4% ज्यादा आपको नहीं दे सकते, वी कैन नॉट पे यू मोर देन दिस. एफडी के रेट्स कम कर देगी. तो लोगों का क्या हुआ, पुअर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ द डिपॉजिटर्स. हाँ, ये एक निगेटिव जरूर हुआ. प्लस एक निगेटिव और हुआ कि ये ओवरऑल जो बैंकिंग में समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा कोई बड़ा स्टेप नहीं है. बाकी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है जिससे बैंकों को कुछ लॉन्ग टर्म में फायदा हो, मतलब लॉन्ग टर्म में जो उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेकर आए, ऐसा कुछ फायदा नहीं है. पर हाँ, ये जरूरी है उनकी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाने के लिए. तो इसीलिए भारतीय सरकार ने, देखिए आप रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ये पुरानी बात है, नई बात नहीं है. सो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड इशू किए थे इतने 1,35,000 करोड़ के, और बजट सपोर्ट देंगे आपके 76,000 करोड़ का, और इसको भी कई साल में बांटा, 4 साल के अंदर उन्होंने बजट सपोर्ट दिया बैंक्स को, इसकी कोई बात नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स का. तो वो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट सीरीज. तो हमने क्या समझ लिया, हमने समझा व्हाट इज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक. In our next video we will understand that what is this special zero coupon bond जो जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रही है पंजाब एंड सिंध बैंक को, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए, तो उसमें क्या चीज है. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली सेशन में. बाकी आप शेड की सारी वीडियोस को अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. बाय बाय, थैंक यू.